हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के पीटी रिवीजन प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा करेंगे अर्थव्यवस्था खंड के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण खबरें पूरे एक साल के अंतर्गत रही हैं, सवाल से जो बन सकते हैं उन पर बात करते हैं। इसके अलावा चूंकि यह संभव नहीं है कि हम एक बार में सभी को समेटें, इसलिए एक एक महीने के अंतराल में हमने इनको कंपाइल किया है और उनको फिर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस बार का जो रिवीजन है वो अक्टूबर 2022 के दौरान जो भी जरूरी खबरें हैं उनसे जुड़ी हुई बातों को शामिल किया है। डिजिटल रुपया और रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण जो पहली खबर है उससे हम शुरू करते हैं। तो आरबीआई ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर एक कॉन्सेप्ट नोट जारी किया था जिसका मकसद था डिजिटल मुद्राओं के बारे में जागरूकता फैलाना। अब डिजिटल मुद्रा को लेकर के सरकार ने पिछले कुछ समय में जिस तरह से कदम उठाए हैं, डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया है, इसी की दिशा में एक अगला कदम है डिजिटल मुद्रा। तो प्रायोगिक तौर पर ई रुपया लॉन्च किया गया है, एक तरह की डिजिटल करेंसी है ये। तो आरबीआई बताता है कि जो डिजिटल करेंसी है वो अभी के समय अर्थव्यवस्था में जारी जो पेपर नोट है उनका केवल विकल्प है। यानी अगर कोई ये सवाल पूछे कि क्या डिजिटल करेंसी के आ जाने से जो करेंसी नोट हैं वो बंद हो जाएंगे क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। नोट खत्म नहीं होंगे, वो चलते रहेंगे, साथ ही साथ डिजिटल रूप से इस व्यवस्था को भी शुरू किया जाएगा। आरबीआई का कहना है कि दुनिया में लगभग 105 देश स्वयं की डिजिटल करेंसी लाने की तैयारी में है और चीन और दक्षिण कोरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिजिटल करेंसी का परीक्षण भी शुरू हो चुका है। इसी दिशा में भारत भी अब एक अपना अगला कदम बढ़ा रहा है। ई रुपए जिसकी बात कर रहे हैं ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है जिसे किसी देश की फिएट मुद्रा का डिजिटल रूप आप कह सकते हैं। यानी किसी देश की सरकार या कहें वहां के सेंट्रल बैंक द्वारा जारी की गई मुद्रा, तो इसे देश का केंद्रीय बैंक ही रेगुलेट करेगा और इसको इशू करेगा। शब्द आया फिएट मुद्रा। तो फिएट मुद्रा क्या है? किसी भी देश के अंतर्गत सोना और चांदी, चूंकि इतना ज्यादा वो लिक्विडिटी उसकी होती है कि वह आसानी से चल जाता है, क्योंकि उसकी खुद की ही वैल्यू होती है सोने और चांदी में, उससे अगर हटा दे तो किसी देश की सरकार द्वारा जारी जो मुद्रा है, लीगल टेंडर भी कह सकते हैं, तो इसको फिएट मनी के अंतर्गत लाते हैं। भारत में अगर देखेंगे तो करेंसी नोट और जो सिक्के हैं वो फिएट मनी के उदाहरण हैं। आरबीआई का कहना है कि वित्त वर्ष 2021-22 में पेपर नोट की छपाई पर लगभग 5,000 करोड़ रुपए का खर्च आया था। यानी कि अगर लाभ की बात करें तो लाभ ये होगा इसको जारी करने से कि अब हमें नोट की छपाई कम करनी पड़ेगी, क्योंकि डिजिटल रूप से भी करेंसी जारी होगी। इसमें जो खर्च है उससे थोड़ी सी बचत हो पाएगी। अब एक प्रश्न इससे जुड़ा हुआ, पहला स्टेटमेंट, सोने चांदी से इतर किसी देश की सरकार द्वारा जारी मुद्रा को फिएट मुद्रा कहते हैं। दूसरा, भारत में करेंसी नोट और सिक्के फिएट मनी के उदाहरण हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है। कमेंट बॉक्स में इस बात को लिख दीजिए। तो देखें अगली खबर, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2022। बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है यह सवाल और यह खबर, इससे बनने वाला सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगर यूपीएससी में नहीं भी आए तो किसी पीसीएस परीक्षा में आपका सामना हो सकता है। तो अर्थशास्त्र के लिए जो नोबेल पुरस्कार है इसको कुछ अन्य नाम से भी जानते हैं। इसको कहते हैं द स्वेरिगेस रिक्सबैंक प्राइज, जो कि इकोनॉमिक साइंस में या हम कहें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। 2022 का जो पुरस्कार है स्वेरिक्स रिक्सबैंक पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। इनके नाम क्या है? बेन एस बर्नांके, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायविग। 3 नाम है, इन तीनों को ही 1/3 पुरस्कार का शेयर दिया गया है, तीनों लोगों को अलग अलग। अब इन्होंने क्या किया है, ऐसी कौन सी खोज सामने आई थी? तो इन्होंने जो रिसर्च की है बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, बात को भी नोट कर लीजिए कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस पर इनका जो नोट है वो आया है और इस पर ही इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगली खबर है डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, डीबीयू भी बोल सकते हैं। तो देश के 75 जिलों में डीबीयू की शुरुआत की जा रही है और अभी इनकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ही हुई है। जो बेसिकली पिछले साल की खबर है, इसके हिसाब से शुरू किया गया था ये। तो आने वाले समय में इसका विस्तार किया जाएगा, जैसे जैसे इसकी जानकारी हमको मिलेगी, इसके लाभ पता चलेंगे। इसका मकसद क्या है? देश के गरीब लोगों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना। तो रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ सके, तो गरीब लोगों का वित्तीय समावेशन हो सकेगा। वित्तीय समावेशन का मतलब क्या हुआ? वित्त की व्यवस्था में
समावेशित होना या उसमें शामिल होना। और वित्त की व्यवस्था क्या है? अगर धन है तो ठीक है, नहीं है तो कोई ऐसी व्यवस्था कि हम लोन ले सके, धन को अपने जमा कर सके, धन को निकाल सके, सरकार की योजनाओं से जुड़ सके, ये पूरी प्रक्रिया है। तो आर्थिक रूप से भी सशक्तिकरण होगा जब लोग इस तरह की प्रक्रियाओं से जुड़ेंगे। तो इसको शुरू करने की घोषणा डीबीयू को 2022-23 के बजट में की गई थी। इसके अलावा डीबीयू क्या है? एक तरह की विशेष बैंकिंग व्यवस्था है जहां पर मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से अधिकतम बैंकिंग सेवाएं देना इसका मकसद है। सरकार का एक विजन है डोर टू पुअर कॉन्सेप्ट, बात को याद रखिए। डोर टू डोर कॉन्सेप्ट तो खूब सुने हैं, अब यह है डोर टू पुअर कॉन्सेप्ट। तो ग्राहक इसमें क्या करेंगे? ई केवाईसी और वीडियो केवाईसी के माध्यम से अपना खाता भी खोल पाएंगे और उनको जरूरी नहीं है कि बैंकों की ब्रांच में जाना पड़े। 24/7 पैसा जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, एफडी कर सकते हैं, क्रेडिट और डेबिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं और फास्टैग की भी सुविधाएं इनके जरिए मिल जाएंगी। इसके अलावा जो रिटेल कारोबारी हैं और एमएसएमई हैं उनको छोटे लोन की सुविधा भी मिलेगी। कौन इनको खोल सकता है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भुगतान और स्थानीय बैंकों को छोड़कर डिजिटल बैंकिंग अनुभव वाला कोई भी वाणिज्यिक बैंक डीबीयू को खोल सकता है। ये इससे जुड़ी हुई बात आपको याद रखनी है। चलिए अब आते हैं एग्जाम का पसंदीदा टॉपिक एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इस पर खूब सारे सवाल बनते हैं। क्या है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति का गठन हुआ था। एक तरह से इन्होंने अपनी एक बैठक की थी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। अब जो मार्केटिंग सीजन था 2023-24 के लिए सभी अनिवार्य रबी की फसलों की एमएसपी को बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। याद रखिएगा 2023-24 के लिए जो भी रबी की फसलें हैं अनिवार्य उनकी एमएसपी को बढ़ाने की बात की गई है। कुल 6 रबी की फसलों की एमएसपी को बढ़ाया गया है। कौन कौन सी हैं? गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड और सरसों और कुसुम। ये 6 फसलें हैं जिनकी एमएसपी बढ़ेगी और फसलों के एमएसपी में 2.01% से लेकर 9.09% तक की वृद्धि होगी। और सबसे अधिक वृद्धि आपको मसूर की एमएसपी में देखने को मिलेगी जो 500 रुपए प्रति क्विंटल इसमें वृद्धि की गई है। बाकियों में देखेंगे तो रेपसीड और सरसों में 400 रुपए प्रति क्विंटल, कुसुम में 209 रुपए प्रति क्विंटल, चना में 105 रुपए, जौ में 100 रुपए, गेहूं में 110 रुपए। और अगर आप गेहूं का एमएसपी देखेंगे तो पहले 2015 रुपए प्रति क्विंटल था और अब ये 110 रुपए और बढ़ जाएगा। प्रश्न ये भी हो सकता है कि इनका क्रम बताइए, तो क्रम में आपको पता है कि सबसे ज्यादा किस में हुई है? मसूर की एमएसपी में। उसके बाद का क्रम यहाँ दिया हुआ है, इसको भी आप एक बार देख लीजिए, पेन पेपर लेकर के लिख लीजिए। आगे कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किया गया चौथा अग्रिम अनुमान है। ये बताता है कि 2021-22 के दौरान गेहूं का उत्पादन 106.84 मिलियन टन हुआ था। साल 2021 के अनुमानित लक्ष्य 110 मिलियन टन और जो वास्तविक उत्पादन है 109.59 मिलियन टन से कम था। 110 मिलियन टन का लक्ष्य था जो अनुमान कर रहे थे, उससे कम उत्पादन हुआ। 2021-22 के दौरान अगर आप देखेंगे तो इसके उत्पादन में गिरावट भी आई। अब ये क्यों इतनी सारी बातें, इतने सारे फैक्ट हम देख रहे हैं? क्योंकि प्रश्न में ऐसे स्टेटमेंट आते हैं कि दशकों से वृद्धि हो रही है, दशकों से गिरावट आ रही है। इसके हिसाब से केंद्र सरकार द्वारा गेहूं की खरीद में भी तेज गिरावट आई है। एमएसपी क्या है? एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि वह न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों से खाद्यान्न खरीदती है। मतलब कि जब उपज होगी तो सरकार पहले ही इस बात को निश्चित कर देगी कि अगर बाजार में आपकी फसल बिके ना बिके, हम आपसे इस कीमत पर फसल को ले लेंगे। तो ये एक अच्छा होता है, एक तरीके से एक तरीके की गारंटी है कि आपकी फसल बर्बाद नहीं होगी, इतनी कीमत आपको मिल ही जाएगी। एमएसपी का मूल्य खाद्यान्न की उत्पादन लागत से 1.5 गुना या उससे अधिक निर्धारित किया जाता है। और जो 1.5 गुना वृद्धि का प्रावधान है वो 2018-19 के बजट में शामिल किया गया था। एमएसपी की जो घोषणा है किसी भी फसल को बोने से पहले कर दी जाती है। इसके अलावा खरीफ और रबी के सीजन में कुल 23 फसलों पर एमएसपी की घोषणा होती है। ये ऐसे तथ्य हैं जो आपको याद रखने चाहिए। क्या एमएसपी की घोषणा फसल बोने के बाद होती है? नहीं, पहले होती है। प्रावधान कब आया था? 1.5 गुना तक की वृद्धि का 2018-19 के बजट में आया था। एक प्रश्न है जो 2020 में यूपीएससी ने पूछा है, एमएसपी पर ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है, देख लेते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी अनाजों, दालों एवं तिलहनों का एमएसपी पर खरीद भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में असीमित होती है। तो आपको क्या लगता है कि असीमित हो सकती है ये? सरकार की भी तो लिमिटेशंस है ना। दूसरा, अनाजों एवं दालों का एमएसपी किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाते। तो आपको क्या लग रहा है कि बाजार मूल्य से ज्यादा एमएसपी होगा? बाजार में कोई क्यों बेचेगा? यानी आपको समझना यह है कि दोनों ही स्टेटमेंट टेक्निकली क्या कहना चाह रहे हैं। तो पूछा क्या है, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? आपको अंदाजा लग पा रहा होगा कि दोनों ही स्टेटमेंट सही नहीं है। तो अगर आपको कुछ नहीं भी पता होता इसके बारे में, आप ध्यान से इसको थोड़ा सा सोचते कि क्या ऐसा हो सकता है। यूपीएससी जब भी क्वेश्चन पूछता है, खासतौर से इकोनॉमिक्स या ऐसे किसी विषय से जुड़े हुए, तो उसमें टेक्निकल चीजें ऐसी होती है कि अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो उत्तर तक पहुंच जाएंगे। एक और प्रश्न है, भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों की फसलों में की जा सकती है। ठीक है, सामान्य सा स्टेटमेंट लग रहा है, नहीं भी पता रुक जाते हैं। दूसरा, कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। तो यहां पर थोड़ा सा एक्सट्रीम सी बात आई कि केवल। अगला, पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है, वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है। पिछले 3 दशकों में क्या ऐसा संभव है? तो अगर आप थोड़ा भी अनुमान लगाएंगे तो ऑप्शन ए का सही विकल्प होगा। यहाँ ये भी देख लेना है कि सही पूछ रहा है या सही नहीं पूछा गया है। ठीक है, ये 2 हो गए। चलिए अगला है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और गूगल पर जुर्माना। तो दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट सर्च प्रोवाइडर कंपनी है गूगल। सभी लोग गूगल का इस्तेमाल लगभग करते ही हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया कि 1300 करोड़ रुपए से अधिक का इन पर जुर्माना लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि एंड्रॉयड मोबाइल बाजार में आरोप था इन पर कि ये अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग कर रहे थे। एंड्रॉयड में आप जानते हैं, एंड्रॉयड जो सिस्टम है गूगल का ही है। ऐसे में अगर एंड्रॉयड मार्केट में जो भी स्मार्टफोन्स होंगे, एंड्रॉयड उसमें इस्तेमाल किया जाएगा, तो यहाँ पर गूगल कुछ ऐसे निर्णय लेता है जो उसको ही फेवर करें और बाकियों को ना करें। तो गूगल को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकने और तय समय सीमा के भीतर कामकाज के तरीकों को बदलने का निर्देश दिया गया है। गूगल क्या करता है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का संचालन करता है और मैनेजमेंट करता है, अन्य कंपनियों को इसके लाइसेंस देता है। टेक्निकल बातें हैं कुछ, जैसे गूगल के ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर द्वारा मोबाइल डिवाइसेस में किया जाता है। मतलब जितने भी अलग अलग तरह के मोबाइल हों, भले ही वे मोबाइल गूगल के ना हों, वे भी इसका इस्तेमाल करते हैं एक प्लेटफॉर्म के रूप में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन के यूज़ को लेकर कई तरह के एग्रीमेंट करता है गूगल इनसे, और इन एग्रीमेंट्स को मोबाइल एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट कहा जाता है। अब सवाल आया कि जिसने जुर्माना लगाया वो संस्था क्या है, क्योंकि उस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये तो हो गई एक खबर। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 2003 में की गई थी। इसके कामों को अगर आप देखेंगे तो प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को समाप्त करना, बेसिकली फेयर कंपटीशन बना रहे, जो बाकी के प्लेयर्स हैं उनको भी बराबर से काम करने का मौका मिले, खुली एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और भारत के बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। मतलब अगर कोई एक कंपनी अपनी मोनोपोली करती है तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं अंत में उपभोक्ताओं को भी होता है कि फिर वे जिस हिसाब से कीमतें तय करना चाहेंगे वे कीमतें उपभोक्ताओं को चुकानी पड़ेंगी। अगला है ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी को लेकर के क्या खबर है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एक पेपर जारी किया है। इनका कहना है कि भारत का हरित सकल घरेलू उत्पाद या ग्रीन जीडीपी पारंपरिक जीडीपी की तुलना में तेजी से बढ़ा है। क्यों हुआ? क्योंकि कार्बन उत्सर्जन में कटौती, संसाधन उपयोग दक्षता में सुधार और स्वच्छ ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने के उपाय अपनाए गए, इसलिए ये हुआ। तो इससे क्या पता चला कि भारत में जो कार्बन उत्सर्जन में कटौती है और पर्यावरण के अंतर्गत जो वनारोपण है उसमें वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से ये स्थितियां बनती हुई दिखी हैं। तो 2000 और 2010 के दशक में पारंपरिक जीडीपी 6.27 और 6.61 की वार्षिक औसत दर से बढ़ी थी, जबकि ग्रीन जीडीपी 6.34 और 6.71% की दर से बढ़ी थी। ग्रीन जीडीपी क्या है? यूएनडीपी के मुताबिक ग्रीन जीडीपी का मतलब है जैविक विविधता की कमी और जलवायु परिवर्तन के कारणों को मापना।
इसके अलावा किसी देश की अगर हम ग्रीन जीडीपी की बात करते हैं तो वह देश सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए किस हद तक तैयार है, इसका पता चलता है। इसके अलावा ग्रीन जीडीपी पारंपरिक जीडीपी का प्रति व्यक्ति कचरा और कार्बन उत्सर्जन का पैमाना भी है कि कितना उत्सर्जन हो रहा है। अगर पारंपरिक जीडीपी से ग्रीन जीडीपी कम है, इसका मतलब यह है कि कार्बन उत्सर्जन वहां पर ज्यादा है। इसके अलावा हरित अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो जिसमें सार्वजनिक और निजी निवेश करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाए कि कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण कम हो, ऐसी तकनीकों का उपयोग करने के दौरान जो इकोनॉमी होगी उसे हम ग्रीन इकोनॉमी कहेंगे। इसके अलावा ऊर्जा और संसाधनों की जो प्रभाव की उत्पादकता है वो बढ़े ताकि जैव विविधता और पर्यावरण प्रणाली की सेवाओं के नुकसान को कम किया जा सके। तो ऐसी कोई भी तकनीक जो कार्बन उत्सर्जन या फिर ग्रीन हाउस उत्सर्जन को रोकती है, उन गैसेस के उत्सर्जन को रोकती है, प्रदूषण को कम करती है, वे सभी ग्रीन तकनीक के अंतर्गत आएंगी। चलिए अगला है गन्ना उत्पादन दक्षिण में घटा और उत्तर में बढ़ा। तो गन्ना को लेकर के कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़े बताते हैं कि बिहार, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, बेसिकली उत्तर भारत के प्रमुख 6 राज्य, इनके उत्पादन मूल्य को अगर देखें तो 2011 से 2020 के बीच इसमें 42% की बढ़ोतरी हुई है और गन्ने का उत्पादन एक दशक में 30,216 करोड़ रुपए से बढ़कर के 42,920 करोड़ रुपए हो गया है। दक्षिण भारत के 5 गन्ना उत्पादक राज्यों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिखता है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के अंतर्गत इसी अवधि के दौरान जो उत्पादन मूल्य है उसमें 32.4% की गिरावट आई है। उत्पादन 26,823 करोड़ रुपए से घट करके 18,119 करोड़ रुपए हो गया है। तो इस रिपोर्ट में कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन क्षेत्र में जो उत्पादन मूल्य है उसके भी आंकड़े शामिल हैं। कारण क्या क्या हो सकते हैं कि उत्तर भारत में जो वृद्धि हो रही है क्यों हुई? तो उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर सिंचित भूमि उपलब्ध है जिसके चलते वहां पर वृद्धि दिखाई दे रही है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं में भी थोड़ा सा अंतर है, जैसे केंद्र सरकार के उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी के ऊपर राज्य सरकारें भी राज्य परामर्श मूल्य यानी एसएपी देती हैं, इसका भी अंतर है। अब गन्ने की खेती की अगर बात करें कि गन्ने की खेती किस तरह से होती है, तो तापमान इसके लिए चाहिए उष्ण और आर्द्र जलवायु के साथ 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। वर्षा कितनी होनी चाहिए? 75 से 100 सेंटीमीटर। मिट्टी गहरी और समृद्ध दोमट मिट्टी होनी चाहिए। शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्यों में अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। हालांकि ये आपको लग सकता है कि महाराष्ट्र कैसे है, तो उत्पादन के आंकड़ों में अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र आगे है। वहीं अगर आप कीमत के हिसाब से देखेंगे तो फिर आपको उत्तर प्रदेश ज्यादा आगे दिखाई देगा। इसके अलावा बलुई दोमट मिट्टी से लेकर के चिकनी दोमट मिट्टी तक की मिट्टी का उपयोग यहाँ अच्छा माना गया है। इसके अलावा ऐसी मिट्टी हो जहां पर जल निकासी की व्यवस्था बेहतर हो, क्योंकि ये एक रिक्वायरमेंट है। गन्ना एक ऐसी फसल है जिसमें बुआई से लेकर के कटाई तक अगर आप देखते हैं तो शारीरिक श्रम की आवश्यकता पड़ती है। इसके उत्पादों में चीनी, गुड़, खांडसारी और राब का मुख्य स्रोत है ये गन्ना। ये उत्पाद प्राप्त होते हैं। चीनी उद्योग क्योंकि भारत का इस वजह से बहुत समृद्ध होता है कि भारत में गन्ने का उत्पादन ज्यादा है, तो इसके लिए सरकार की 2 पहलें चल रही हैं। पहला, चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता देने की योजना, इसे कह रहे हैं SEF-ASU। दूसरा है जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति गन्ना उत्पादन योजना। कुछ ऐसे तथ्य हैं जो हमें वैसे भी जानने चाहिए, जैसे भारत विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है और ब्राजील के बाद भारत चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। अब एक प्रश्न देखें जो गन्ने से संबंधित है, थोड़ा सा अलग है लेकिन इससे संबंधित है। भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में कुछ कथन दिए हैं। पहला, जब बर्ड चिप सेटलिंग को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है तब बीज सामग्री की बड़ी बचत होती है। ठीक है। जब सेट्स का सीधे रोपण किया जाता है तब एक कलिका या सिंगल बर्ड सेट का अंकुरण प्रतिशत कई कलिका सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। आप सोचिए कि जब एक सेट लगाएंगे तो उससे कई सारे जो अंकुरण वाली कलिकाएं हैं उससे बेहतर कैसे होगा। अगला, खराब मौसम की दशा में यदि सेट्स का सीधे रोपण होता है तब एक कलिका सेट्स का जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। जब एक कलिका वाला सेट है तो कैसे उसकी तुलना में जीवित
बच पाएगा, बेहतर कैसे हो पाएगा। अगला, गन्ने की खेती ऊतक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जा सकती है। ये सही है, ये सही है, पहला और चौथा का उत्तर है। हालांकि ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, इसमें कृषि से संबंधित कुछ जानकारियां आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पा रहे होंगे। बाकी पूछा तो जाता ही है इससे संबंधित प्रश्न। अगला है, यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है, उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। अब ये बताना है आपको, ये फसल कौन सी है? कपास, जूट, गन्ना या फिर चाय? तो ये गन्ना नहीं है, ये कपास है, गन्ने के बारे में हमने पीछे पढ़ा है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसको बारे में हम ये पता लगा सकते हैं पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखकर कि प्रश्न कैसे फ्रेम किए जा रहे हैं। अगर हमें ये नहीं पता होगा कि प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे, तो फिर जो हमारा पढ़ने का तरीका होगा वो उस दिशा से थोड़ा सा दूर होगा और एक सामान्य रीडिंग प्रक्रिया को हम फॉलो करेंगे, लेकिन जब प्रश्न आएगा तो फिर कंफ्यूजन बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो आज के सेशन में हमने जिन न्यूज़ को या जिन खबरों को यहाँ पर डिस्कस किया है, एक बार उनको रिवाइज कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि अगर आप कोई और टॉपिक से संबंधित कोई वीडियो चाहते हैं तो उसको अगर संभव होगा तो बनाया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। अगले महीने की खबरों को शामिल करेंगे। पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।